हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ये अगस्त महीने के फोर्थ वाले वीक का हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बताइए, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो अभी उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया। इस पार्क का उद्देश्य क्या है? विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जो अल्पलाइन प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करना। और ऊंचाई से आपको याद होगा, अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई थी। और बताइए, सबसे ऊंचाई पर जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है। और एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा नेशनल पार्क यही है। और फिर से एक प्रश्न पूछूंगा, ये प्रश्न वैसे हम आगे पढ़ेंगे लेकिन डेली करंट अफेयर्स तो आप पढ़ते होंगे। तो बताइए, अभी लद्दाख ने अपना राजकीय पशु किसे घोषित किया है? तो आपसे पूछा जा रहा है, देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन अभी कहां पे किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली में भी कहां? कनॉट प्लेस, दिल्ली में उद्घाटन किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और ये जो स्मोक टावर है ये हवा का शुद्धिकरण करेगा। इसको जो लागत आई है बनाने में 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। और याद रखना, इस तरह से हवा को शुद्ध करने के लिए स्मोक टावर लगाने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। अच्छा बताइए, कोविड 19 के लिए दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन जिसका नाम है जाइकोव डी, ये किस कंपनी ने बनाई है? तो आंसर होगा जाइडस कैडिला। तो अभी भारत में जाइडस कैडिला की 3 खुराक वाले कोविड 19 टीका जाइकोव डी का इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। और याद रखना, ये प्रश्न मैं आपको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये दुनिया का पहला डीएनए आधारित टीका है, तो इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। ये एक ट्रिपल डोज वैक्सीन है। मतलब जैसे पहला डोज आपको आज लग गया तो दूसरा 28 दिन के बाद लगेगा, तीसरा 56 दिन 56 डेज के बाद लगेगा। और इस वैक्सीन की खास बात यह है कि इस वैक्सीन का उपयोग 12 साल से ऊपर के बच्चों में भी किया जाएगा। तो जाइडस कैडिला ये गुजरात बेस्ड एक कंपनी है। और जिन बच्चों को इंजेक्शन से डर लगता है वैक्सीन लगाने में, तो इसमें इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे बैंडेज नहीं आती क्या, उसी तरह से चिट लगा दिया जाएगा, बस काम हो जाएगा। अच्छा, आप तो ये बताओ, वर्ल्ड की पहली मान्यता प्राप्त कोविड 19 वैक्सीन कौन सी थी? स्पुतनिक वी रशिया ने बनाई थी। और रशिया ने ही स्पुतनिक लाइट वैक्सीन भी बनाई थी, और वो सिंगल डोज वैक्सीन थी। और विश्व की पहली मान्यता प्राप्त पशु कोविड वैक्सीन किसने बनाई थी? वो भी रशिया ने ही बनाई थी। और भारत में सबसे पहला टीका किसको लगाया गया था? मनीष कुमार को लगाया गया था। अच्छा बताओ, भारत में कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई। और कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक ने बनाई। डीआरडीओ ने भी बनाई थी एक खुराक जिसका नाम है 2DG, नाम से एक पाउडर बनाया था जिसका फुल फॉर्म होता है 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। अच्छा बताओ, दुनिया में सबसे पहला टीका किसका खोजा गया था? चेचक का, स्मॉल पॉक्स का, किसने? एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज का पहला टीका लुई पास्चर ने खोजा था। रेबीज फ्री स्टेट बन गया पहला, कौन सा? गोवा बन गया। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस शहर के नगर निगम को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम को। तो अभी ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। और ये जो वाटर प्लस का सर्टिफिकेट है ये उन्हीं को दिया जाता है जिन्होंने ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री डबल प्लस के सभी मानकों को, सभी स्टैंडर्ड्स को पूरा किया हो, और आवासीय व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाला अवशिष्ट जल मल को उपचार के बाद ही पर्यावरण में छोड़ा जाता हो, उसके बाद उस ट्रीटेड वाटर को फिर से उपयोग में लिया जाता हो। और भी इस तरह के कई स्टैंडर्ड्स, कई मानक बने हुए हैं। अगर कोई इसको पूरा करता है तो उन्हीं को मिलता है वाटर प्लस का सर्टिफिकेट। और आपको याद होगा कि वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना था? तो आंसर होगा इंदौर। और अब देश का पहला नगर निगम बन गया है विशाखापत्तनम नगर निगम। और नगर निगम से आपको एक पॉइंट याद आता होगा, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बना था? ये बना था गाजियाबाद का नगर निगम। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अच्छा बताइए, हाल ही में किस देश की कंपनी ने कोयले का इस्तेमाल किए बिना दुनिया की पहली स्टील बनाई? तो आंसर होगा स्वीडन। तो स्वीडन की एक स्टील कंपनी है हाइब्रिड, उसने अभी कोयले का इस्तेमाल किए बिना दुनिया की पहली स्टील बनाई है। क्योंकि जो वो कन्वेंशनल मेथड होता है जिसमें कोयले का यूज होता है, उसमें 1 टन स्टील बनाने में 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो इसे बनाने में कोल का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आप इसे ग्रीन स्टील भी कह सकते हो। ये जो स्टील है ये हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू
आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनी है, जो कोयले और कोक के बजाय 100% जीवाश्म रहित हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती है। और कंपनी ने ट्रायल के तौर पर वोल्वो ग्रुप को ये स्टील देना शुरू भी कर दिया है, तो ये आप ध्यान रखना। बाकी अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल सेंट कैसल ये कहाँ पे बनाया गया था? डेनमार्क में। वैसे डेनमार्क से आपको याद होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की पुष्टि करने वाला पहला देश डेनमार्क ही है। और डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है, जो कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है जिसका नाम है लैनेट होम, क्योंकि इनका कहना है कुछ सालों के बाद ये हमारी जो कोपेनहेगन है ये पानी में डूब जाएगी। अब बताओ गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना था? फिलीपींस। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ पे लगाया गया? एम्स्टर्डम में, जो कि कैपिटल है नीदरलैंड की। बाकी देखो स्वीडन की बात करेंगे, कैपिटल स्टॉकहोम है और यहीं पे नोबेल प्राइज तो दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में बनता है कि नोबेल प्राइज में जो पीस वाला, शांति वाला पुरस्कार है वो कहाँ पे दिया जाता है। तो अगर आपको याद नहीं होगा तो आप स्टॉकहोम कर दोगे आंसर, लेकिन याद है तो आप आंसर क्या करोगे? ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी करेंसी है स्वीडिश क्रोना, प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन है। फिर बताइए अभी हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला रोविंग सिनेमा खोला गया है? तो आंसर होगा लद्दाख में। रोविंग मतलब चलता फिरता सिनेमा घर भी आप इसको बोल सकते हैं। इसे एक प्राइवेट कंपनी ने लगाया है और कंपनी का कहना है कि ये दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा घर है, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा घर भी आप इसको बोलेंगे, जो कि 11,562 फीट पर है। और इसके उद्घाटन के मौके पर स्टेंजिंग टेकोंग के द्वारा निर्देशित लघु फिल्म दिखाई गई जिसका नाम है सेकुल, जो कि चांगपा खानबदोश लोगों के जीवन पर आधारित है। और यहाँ के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधाकृष्ण माथुर है। और यहाँ की विंटर कैपिटल कारगिल होती है, लेह इसकी समर कैपिटल है। और सबसे ऊंचाई पे आपको याद आता होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर दुनिया का सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलाने योग्य सड़क का भी निर्माण किया था। और इंडियन एयरफोर्स ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावरों में से एक का निर्माण किया था पूर्वी लद्दाख में ही। तो सबसे ऊंचाई से ये 2-3 पॉइंट याद रखो। और सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क भारत में आपको मिलेगा लद्दाख में ही, हेमिस नेशनल पार्क उसको कहते हैं। अच्छा बताइए हाल ही में किस आईआईटी ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर जिसका नाम है नियो बोल्ट ये डेवलप किया? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने। तो अभी आईआईटी मद्रास ने नियो बोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन डेवलप किया है, जिसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि असमान इलाकों में भी किया जा सकता है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। कीमत इसकी 55,000 रुपये रखी गई है और ये बैटरी चलित है, तो एक बार चार्ज करने में ये 25 किलोमीटर तक चल देगी। और इसी तरह से आपको याद होगा डीआरडीओ ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर के एक रक्षिता नाम से बाइक एम्बुलेंस भी लॉन्च की थी। और अमृतसर से लॉन्च हुई थी विश्व की पहली ट्री एम्बुलेंस जिसका नाम क्या था? पुष्पा एम्बुलेंस। बाकी आईआईटी मद्रास से आप याद रख सकते हो अभी एनबी ड्राइवर नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गणितीय मॉडल ये विकसित किया गया था। और आईआईटी रुड़की आपको याद होगा भूकंप एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य बना था उत्तराखंड, उस एप्लीकेशन को आईआईटी रुड़की ने बनाया था। आईआईटी हैदराबाद की बात करेंगे तो भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट जिसका नाम है कोवी होम, इसको डेवलप किया। और आईआईटी रोपड़ ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर लॉन्च किया था इन्होंने। हाल ही में एनटीपीसी ने कहां पे 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। तो अभी एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसकी कैपेसिटी 25 मेगावाट है। इसे एनटीपीसी ने विशाखापत्तनम में अपने सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर शुरू किया है। देखो एनटीपीसी की स्थापना होती है 1975 में। ये एक महारत्न कंपनी है। चलो आप तो यही बता दो भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो याद रखना 10 महारत्न है, 14 नवरत्न है और मिनी रत्न कितनी है? 74। इसके चेयरमैन गुरदीप सिंह है। और इसी तरह से आपको याद आता होगा कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में रीवा सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था जिसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट। और भारत का लक्ष्य क्या है 2022 तक? नवीकरणीय ऊर्जा का 175 गीगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। और 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट सोलर एनर्जी है।
और 2030 तक का लक्ष्य है 450 गीगावाट का, ये भी ध्यान रखना। वैसे अभी आपको बता दूं, अभी करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत चौथे स्थान पर रहा। और दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वृक्ष सोलर ट्री कहां पे स्थापित किया गया? पश्चिम बंगाल के दुर्गापुरा में। और अभी आपको याद होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की पुष्टि करने वाला पहला देश बना था डेनमार्क। अच्छा, भारत किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएगा? जो उसने लक्ष्य रखा है अपना, वो है 2047 तक, क्योंकि 2047 में भारत की स्वतंत्रता को 100 साल पूरे होने वाले हैं। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की शुरुआत की है। और अभी आपको याद होगा, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 यानी कि अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में टॉप पे यूएसए था, सेकंड पे चाइना था और थर्ड पे था इंडिया। ये भी मई में ही हम लोगों ने रिपोर्ट पढ़ी थी, इंडेक्स पढ़ा था। फिर बताइए, अभी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय में नए सचिव कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अपूर्व चंद्रा। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं अपूर्व चंद्रा। अच्छा, हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो वही है जिनके पास खेल मंत्रालय है। चलो इसका आंसर दो आप कमेंट बॉक्स में। बाकी सुधीर कुमार कैबिनेट सचिवालय के सुरक्षा सचिव बने ये। धृति बनर्जी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। पद्म कुमार माधवन नायर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि बैड बैंक के ये पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे। बढ़ते आगे। अभी हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा इस्माइल साबरी याकूब। अभी आपको याद होगा, मुहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए। बाकी स्टीफन लॉफवेन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बने। एरियल हेनरी हैती के नए प्रधानमंत्री बने और हेकेंडे हिचिलेमा जाम्बिया के प्रेसिडेंट बने। देखो, मलेशिया की बात करेंगे, कैपिटल कुआलालंपुर है और यहीं पे तो आपको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का भी हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी है मलेशियन रिंगिट और प्रधानमंत्री बन गए इस्माइल साबरी याकूब। बताइए, अभी हाल ही में टेलीविजन निगरानी एजेंसी है बार्क, इसके नए सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा नकुल चोपड़ा। तो टेलीविजन के दर्शकों की संख्या का आकलन करने वाली संस्था है ये बार्क, मतलब ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, और इसके नए सीईओ बन गए नकुल चोपड़ा और इन्होंने सुनील लुल्ला का स्थान लिया। बाकी अरमान गिरिधर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बने और सुरेश एन पटेल ये केंद्र सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने। अच्छा, बताइए, अभी हाल ही में किसे मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा इसका एल गणेशन। किसका स्थान लिया इन्होंने? नजमा हेपतुल्ला का। और आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि सिक्किम के जो गवर्नर है गंगा प्रसाद, उनको मणिपुर के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया था क्योंकि नजमा हेपतुल्ला छुट्टी पे चल गई थी और अब परमानेंट उनको छुट्टी पे भेज दिया और अब मणिपुर के नए राज्यपाल बन गए हैं एल गणेशन। आपको याद होगा, इससे पहले 8 राज्यों के नए राज्यपाल बने थे, उस पर तो हमने ट्रिकी वीडियो भी बनाया था आपको याद कराने के लिए। फिर भी बात कर रहे हैं राज्यपालों की तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो, कर्नाटक के बने थे कौन? थावरचंद गहलोत। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बने थे और मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगनभाई पटेल बने थे। मिजोरम के कौन बने थे? हरिबाबू कंभमपति बने थे और मिजोरम के पहले थे श्रीधरन पिल्लई, वो गोवा के गवर्नर बन गए। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के जो आपके नए बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, इनसे पहले थे बंडारू दत्तात्रेय, तो वो बंडारू दत्तात्रेय अब हरियाणा में चले गए। हरियाणा में थे सत्यदेव नारायण आर्य, वो कहाँ चले गए? त्रिपुरा में चले गए। त्रिपुरा में रमेश बैस थे, वो कहाँ चले गए? झारखंड चले गए। ये याद रखना आप। अच्छा, मणिपुर से आपको याद आना चाहिए, या आपसे प्रश्न पूछा जाए, मान लो बताओ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर होगा लोकटक झील है और इसी पे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क आपको मिलेगा। कौन सा? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और यहीं पे एक संगाई हिरण भी पाया जाता है और संगाई से आपको याद आएगा, संगाई महोत्सव पढ़ा है हमने। ये कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। अभी मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग भी मिला था, काले चावल जिसको चक हाउ भी बोलते हैं। और काले से आपको याद आएगा काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और काला घोड़ा महोत्सव ये महाराष्ट्र का है। और मणिपुर की ही है मीराबाई चानू, अभी न्यूज में था इनका नाम क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। टोक्यो ओलंपिक का पहला मेडल यही लेकर के आई थी। और मणिपुर से आपके एक व्यक्ति हैं जो हमारे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम उनका नाम है, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे।
फिर बताइए अभी हाल ही में सीवीसी ने यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने किसे सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा टीएम भसीन। तो अभी केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने टीएम भसीन को बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड यानी कि एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड का फिर से अध्यक्ष बनाया है। अच्छा, हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? सुरेश एन पटेल है। बाकी रेखा शर्मा का नाम आपको पता होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं ये। 3 साल के लिए इनका कार्यकाल अभी बढ़ाया गया था। राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरी है, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। और धृति बनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक जो बनी है ये। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अभय कुमार सिंह को। आपको याद होगा देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नया मंत्रालय बनाया गया था, सहकारिता मंत्रालय, और जिसके मंत्री बनाए गए अमित शाह, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है। और अभी अभय कुमार सिंह को सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। कितने सालों के लिए? 7 सालों के लिए। वैसे अजय कुमार भल्ला अभी केंद्रीय गृह सचिव हैं ये हमारे, इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ाया गया। सुधीर कुमार सक्सेना की बात करेंगे तो कैबिनेट सचिवालय के सचिव बने थे ये। एन वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल बने ये। वैसे सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 जुलाई को। अभी जर्मनी में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हरीश पार्वत नेनी को, राजदूत यानी कि एम्बेसडर। बाकी मनप्रीत वोहरा अभी नाउरू में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे। तरनजीत सिंह संधू यूएसए में भारतीय राजदूत हैं। जयदीप मजूमदार ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत हैं। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट देश हो गए जहां पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे कि कुछ एक मैं आपको याद दिलाऊं। भूटान में कौन है? रुचिरा कंबोज है। ब्राजील में है सुरेश रेड्डी। कनाडा में कौन है? अजय बेसरिया। चाइना में कौन है? विक्रम मिश्री है। फ्रांस में है जावेद अशरफ। नेपाल में कौन है? विनय मोहन क्वात्रा है, तो ये भी ध्यान रखना। एक जापान का भी याद रखो, संजय कुमार वर्मा है। देखो जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन। यहाँ की चांसलर एंजेला मर्केल है, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? बुंडेस्टेग कहते हैं, बुंडेस्टेग। और अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन हेडक्वार्टर कहां पर है, तो म्यूनिक जर्मनी में है। और जर्मन वॉच ये एनजीओ है, और आपको याद होगा इसने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 रिलीज किया था, उसमें भारत 7वें स्थान पे था। अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश आपका जर्मनी बना था, ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो आंसर होगा पंकज कुमार सिंह। तो आईपीएस ऑफिसर है पंकज कुमार सिंह, ये राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं जो वर्तमान में बीएसएफ में स्पेशल डायरेक्टर जनरल हैं, लेकिन अभी इनको बीएसएफ में नया डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। ये किसका स्थान लेंगे? एसएस देशवाल का स्थान लेंगे, जो अभी 31 अगस्त को रिटायर्ड हो गए। बाकी राकेश अस्थाना दिल्ली कमिश्नर बन गए हैं। एल गणेशन मणिपुर के नए गवर्नर बन गए हैं। और सुरेश एन पटेल हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, वैसे हम इसको आगे पढ़ेंगे, कि आईटीबीपी के नए डायरेक्टर जनरल अभी कौन बने हैं? डेली करंट अफेयर्स में हमने कई बार पढ़ा है इसको, अब आप बताओ। बीएसएफ मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं ये। इसका मोटो होता है जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। और वैसे आपको बता दूं ये जो पंकज कुमार सिंह है ना, इनके पिता थे प्रकाश सिंह, और आपको बताऊं उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी प्रकाश सिंह समिति, और उसका संबंध था पुलिस सुधार से। बताइए हाल ही में ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डीपी सिन्हा और अभिषेक शरण ने। तो ये जो बुक है 26/11 आतंकवादी जो हमला हुआ था उसके ऊपर है, और इन दोनों ने इस बुक को लिखा है। इसके अलावा आप याद रखना शरण कुमार लिम्बाले का नाम 30वां सरस्वती सम्मान मिला था इनको अपने मराठी उपन्यास सनातन के लिए। शरद पगारे की बात करेंगे तो 30वां व्यास सम्मान मिला था इनको अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार जीता इन्होंने अपने उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। बाकी इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसने जीता? डेविड डायोप ने जीता है, ये फ्रांस के लेखक हैं। इन्होंने अपने उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए जीता। अच्छा बताइए मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड
क्वेस्ट नाम की बुक को किसने लिखा है? तो इसे लिखा है बोरिया मजूमदार और कुशांत सरकार ने, जिसका नाम है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट। ये जो बुक है कई भारतीय क्रिकेटरों जैसे कि ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, आर अश्विन जैसे क्रिकेटरों के जीवन की घटनाओं के बारे में बताती है। तो याद रखना इस बुक और इसके लेखकों का नाम। बताइए हाल ही में बैटलफील्ड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा विश्राम बेडेकर ने। तो विश्राम बेडेकर ने ये बैटलफील्ड नाम की बुक लिखी है, जिसका अनुवाद मराठी की पुस्तक रणांगन से किया गया है और ये अनुवाद किया है जेरी पिंटो ने। तो ये जो बुक है ये एक भारतीय पुरुष और जर्मन यहूदी महिला के बीच जहाज पर सवार रोमांस की कहानी है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप से भाग गए थे। विश्राम बेडेकर नाम है लेखक का, बैटलफील्ड बुक का नाम है। अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है ये वर्तमान में। अभी इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। अमर्त्य सेन की बात करेंगे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? होम इन द वर्ल्ड। और मनन भट्ट की बात करेंगे तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंस्ड पुलवामा नाम की बुक लिखी। बताइए एड्रेस बुक पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड ये किसने लिखी है? रितु मेनन ने लिखी है। अच्छा, रितु मेनन से एक नाम आप लिंक कर पा रहे होंगे, रेखा मेनन का नाम। चलिए फिर आप ही बताइए कमेंट बॉक्स में कौन है ये रेखा मेनन। बाकी बिमल जालान आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं ये, इन्होंने द इंडिया स्टोरी नाम की बुक लिखी अभी। अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन नाम की बुक लिखा और कुणाल बसु ने इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा। और अभी हमने पढ़ा था अमर्त्य सेन होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक इन्होंने लिखी और कुणाल बसु ने इन एन आइडियल वर्ल्ड लिखी है, ध्यान रखना इसको। अच्छा बताइए कपिल शर्मा की जीवनी है द कपिल शर्मा स्टोरी, इसको किसने लिखा है? तो आंसर होगा अजिताबा बोस ने। अजिताबा बोस ने कपिल शर्मा की जीवन यात्रा पर एक जीवनी लिखी है और इस बुक का नाम है द कपिल शर्मा स्टोरी। और इस बुक की जो प्रस्तावना है ये धर्मेंद्र ने लिखी है। अजिताबा बोस, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की सबसे छोटी प्रेम कहानी की पुस्तक लिखने के लिए अजिताबा को पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा चुका है। इनको पॉकेट बुक्स का राजा भी कहा जाता है अजिताबा बोस को। बाकी नीना गुप्ता सच कहूं तो नाम से ऑटोबायोग्राफी आई थी इनकी। प्रशांत देसाई द बायोग्राफी ऑफ फेल्ड वेंचर नाम की बुक लिखी और कविता राव लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नाम की बुक लिखी थी। अच्छा बताइए हाल ही में किस राज्य के नारायणकोटि मंदिर को धरोहर गोद ले परियोजना यानी कि अडॉप्ट हेरिटेज परियोजना में शामिल कर लिया गया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड का है ये मंदिर। अब पहली बात तो ये कि ये धरोहर गोद ले अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना ये कब शुरू होती है? शुरू होती है ये 27 सितंबर 2017 में। और 27 सितंबर को कौन सा डे मनाते हैं, याद आ रहा है क्या? वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारत में फैले विरासत स्थलों पर सुविधाओं को योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पर्यटन के अनुकूल बनाना और विकसित करना। और अभी इस परियोजना के तहत उत्तराखंड के नारायणकोटि मंदिर को शामिल कर लिया गया। और नारायणकोटि का ये जो मंदिर है इसमें आपको 9 ग्रहों के मंदिर मिलेंगे। चलो मंदिर से एक करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। अभी यूनेस्को में भारत से टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है? 40। उससे पहले 39 नंबर की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था किसी मंदिर को मिला था, उसी मंदिर का नाम आपको बताना है और वो कहां पर है ये भी बताओ। उस मंदिर के 2 नाम है, वो दोनों नाम बताना है। अब बताइए अभी किस राज्य ने आजीविका सहायता योजना शुरू की? तो आंसर होगा मणिपुर ने। अभी मणिपुर में जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उन्होंने मणिपुर के कैपिटल इम्फाल में कोविड-19 प्रभावित आजीविका योजना शुरू की है और इस योजना से उन लोगों को मदद मिलेगी जो कि कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। देखो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल हो गई, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हो गए। अभी नए गवर्नर पढ़े थे हमने, कौन बन गए नए गवर्नर? एल गणेशन बन गए। और मणिपुर का राजकीय पशु कौन सा है? संगाई। और मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा है? थांग टा है। उसी तरह से केरल का मार्शल आर्ट न्यूज में था, कलारी पयट्टू है। मध्य प्रदेश का मल्लखंब है। और गतका किसका है? गतका पंजाब का है। फिर बताइए हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का संबंध किससे है? तो आंसर होगा बुनियादी अवसंरचना संपत्ति से। अभी 23 अगस्त 2021 की ही बात है जब हमारी वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की।
और इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग जो आइटम है, जिनसे बहुत ज्यादा पैसा नहीं आ रहा, उनसे पैसा निकाला जाए। कैसे? उसे लीज पर दे दो। तो अभी सरकार ने 4 साल का ये प्लान बनाया है और टारगेट रखा है 6 लाख करोड़ रुपए आ जाए। तो मतलब इसके लिए जैसे जो हाईवेज को चुना गया है और उन प्राइवेट कंपनी को बोला जाएगा कि भैया आप तो हमें 1,60,000 करोड़ रुपए दे दो और ये हाईवेज आप संभालो। फिर वो हाईवेज से कैसे कमाई करेंगे? हाईवेज पे टोल टैक्स वगैरह लगाते हैं ना, तो बस वहीं से इनकम करेंगे, सरकार भी करती है। और जैसे रेलवे हो गया, जिसमें कुछ ट्रेनें, कुछ स्टेशन प्राइवेट कंपनीज को दिया जाएगा, और जैसे पावर ट्रांसमिशन जैसे और कई प्रोजेक्ट्स हो गए जो लीज पर देगी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को। अच्छा, ये जब आपने न्यूज पढ़ी होगी तो एक शब्द आपने पढ़ा होगा, ब्राउन फील्ड। अब ये क्या है? देखो, एक और टर्म होती है ग्रीन फील्ड, पहले आप उसे समझो, ब्राउन फील्ड आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे आपने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, कंपनी शुरू करनी है, तो उसके लिए पहले आप जमीन खरीदोगे, फिर बिल्डिंग बनाओगे, फिर मशीनरी वगैरह लेकर के आओगे, फिर लाइसेंस वगैरह लोगे, मजदूर वगैरह, आदमी वगैरह, वर्कर्स रखोगे। तो इतना सारा तामझाम आपको शुरुआत में करना पड़ेगा और उसमें भी कोई भरोसा नहीं है कि आपकी कंपनी चले या न चले, एक रिस्क रहेगा। बट ब्राउन फील्ड में क्या होता है? आपको एक बनी बनाई कंपनी मिलती है, एक चलती हुई कंपनी आपको संभालनी है, उसको आपको उसे और अच्छे से चलाना है। तो ये होता है ब्राउन फील्ड। मतलब एक चलती हुई कंपनी आप किराए पे ले रहे हो, ऐसा समझ लो। उसके अलावा याद रखना, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना की भी घोषणा की है, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की योजना होगी। अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया। अभी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि गति शक्ति एक प्रोजेक्ट होगा, गति शक्ति एक योजना होगी जो कितने की होगी? 100 लाख करोड़ रुपए की होगी। एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की ये योजना होगी। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो एक्चुअल में ये तो टोटल 1 लाख रुपए की योजना है। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य की छात्राएं जब कॉलेज में एडमिशन लेंगी तब उन्हें 20,000 रुपए दिए जाएंगे, और जब वे 21 साल की हो जाएंगी तो बचे हुए 80,000 रुपए उनको दिए जाएंगे। बाकी मणिपुर, अभी इसने आजीविका सहायता योजना शुरू की थी। जम्मू कश्मीर कारखंडर योजना शुरू की, और उड़ीसा की बात करेंगे तो स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला ये पहला राज्य बना था। मध्य प्रदेश के अभी नए गवर्नर कौन बने? मंगूबाई छगनबाई पटेल। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अगस्त को। तो वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल हम 21 अगस्त को ये वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे के रूप में मनाते हैं। और बुजुर्गों से एक और दिन मनाते हैं हम 1 अक्टूबर को। कौन सा? इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। आपको याद होगा, अभी बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक आया था, जिसमें टॉप पे कौन सा राज्य था? पढ़ा था हम लोगों ने। 5 मिलियन से ज्यादा आबादी में बात करोगे तो राजस्थान टॉप में था। 5 मिलियन से कम आबादी में बात करोगे तो हिमाचल प्रदेश टॉप पे था। तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक सेज पोर्टल चलाया था। एक एल्डर लाइन प्रोजेक्ट भी सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। वैसे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र कुमार। बताइए, हाल ही में संस्कृत सप्ताह ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 से लेकर 25 अगस्त तक। तो 2021 में भारत प्राचीन भाषा के महत्व को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने और संजोने के लिए 19 से लेकर 25 अगस्त 2021 तक संस्कृत सप्ताह के रूप में मना रहा है। और आपको पता होगा, संस्कृत दिवस ये श्रावण महीने की पूर्णिमा को ये दिन मनाया जाता है, और इसी दिन तो रक्षाबंधन भी होता है। तो रक्षाबंधन के दिन संस्कृत दिवस हम मनाते हैं। और संस्कृत सप्ताह इस बार हम कब मना रहे हैं? 19 से लेकर 25 अगस्त तक। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व जल सप्ताह ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक वर्ल्ड वाटर वीक के रूप में मनाया गया। और इसकी थीम थी बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। अगस्त में आपने 3 तरह के सप्ताह देखे होंगे। एक तो ये हो गया विश्व जल सप्ताह, एक स्तनपान सप्ताह अगस्त के पहले वीक को मनाया जाता है, यानी कि 1 से 7 अगस्त। फिर हमने संस्कृत सप्ताह देखा था, 19 से लेकर 25 अगस्त तक मनाया गया था। देखो, वाटर की बात है तो आप तो ये बता दो, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। और 22 से मैंने आपको 3 डे याद करवाए थे। 22 मार्च हो गया, उसका अगला महीने होता है 22 अप्रैल का, तो 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। फिर अगला होता है 22 मई का।
बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। ये याद रखना आपको आसान रहेगा। और अभी अगस्त को पानी माह के रूप में मनाया था लद्दाख ने। आपसे पूछा जाए 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा गोवा। गोवा ही पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बना है उड़ीसा का पुरी। इसके लिए सुजल अभियान चलाया था इन्होंने। और वाटर प्लस वाला पहला शहर बना है इंदौर, जबकि वाटर प्लस वाला पहला नगर निगम बना विशाखापत्तनम का। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया था? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। और ये नाम 20 साल पहले तालिबान सरकार के द्वारा देश को दिया गया था, जब अफगान तालिबान ने इस्लामिक राज्य की स्थापना करते हुए 1996 से 2001 तक लगभग 6 सालों तक देश पर शासन किया था। अच्छा, इसके अलावा तालिबान नेता जो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, इनको अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति घोषित किया गया। इन्होंने अपना राष्ट्रपति बना दिया। और हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था अफगानिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने आप को यहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। वैसे अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, करेंसी अफगान अफगानी है। और 2-3 डैम आपको यहाँ से याद रखने चाहिए, जैसे कि एक शहतूत बांध आपको यहाँ पे मिलेगा, सलमा बांध आपको यहाँ पे मिलेगा। ये 2 बांध हैं अफगानिस्तान में जो भारत की सहायता से बनाए गए थे। एक दहला डैम भी आप याद रखना, ये भी न्यूज में था। ये अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा डैम था और सबसे पहले तालिबानी आतंकियों ने इसी पे कब्जा किया था, तो ये न्यूज में था। और अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमंद नदी। और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में एक जो बॉर्डर लाइन है उसको कहते हैं डूरंड लाइन। यहाँ की संसद को शोरा कहा जाता है। और जो सार्क संगठन है उसका जो 8वां मेंबर है वो बना था अफगानिस्तान, 2007 की बात है। और इसी तरह से आप ध्यान रख सकते हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सबसे नया मेंबर अफगानिस्तानी है, 164th नंबर है ये, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो पुणे महाराष्ट्र में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम है, उसका नाम टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया। तो अब नाम क्या हो गया? नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम हो गया। नीरज चोपड़ा आपको पता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में अभी 7 अगस्त 2021 को भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड जीता था। इसीलिए तो 7 अगस्त को हम इनके सम्मान में भाला फेंक दिवस के रूप में मना रहे हैं। और कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर दूर फेंका था। और देखो, स्टेडियम की बात है तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाऊं। आपको याद होगा पंजाब में जो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया। उड़ीसा के राउरकेला में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। और यहीं पे 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे बना है? गुजरात में जो मोटेरा स्टेडियम है वही है, उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और दुनिया का तीसरा और देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। उसी तरह से आपको याद होगा दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है उसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था। लखनऊ का इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम अटल जी के नाम पे कर दिया गया था। और एक फुटबॉल प्लेयर है बाईचिंग भूटिया, उनके नाम पे भी एक फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। कहाँ पे? नामची सिक्किम में। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पे रख दिया है? तो आंसर होगा मां शाकंभरी के नाम पे। शाकंभरी देवी का प्राचीन मंदिर भी आपको सहारनपुर जिले में मिलेगा, जो कि भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ में से एक है। और इसी तरह से आपको याद होगा लद्दाख में यूनिवर्सिटी बन रही है और उसका नाम किस नदी के नाम पे रखा गया है? सिंधु नदी के नाम पे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा एप्पल। तो हुरुन ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट 2021 के अनुसार एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। फर्स्ट नंबर पे एप्पल को रखा है, दूसरे पे माइक्रोसॉफ्ट को, तीसरे पे रखा है अमेजन को। और इस 500 कंपनियों की लिस्ट में भारत की 12 कंपनियां हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर है। वैसे इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज 57 नंबर पर है। देखो, यूएसए की सबसे ज्यादा 243 कंपनियां हैं इस लिस्ट में। उसके बाद चाइना की है 47 और 30 कंपनियों के साथ जापान तीसरे स्थान पर है और भारत 12 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर है। बाकी एप्पल की स्थापना होती है 1976 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है और सीईओ टिम कुक हैं। और इसी तरह से एक लिस्ट आई थी अभी फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट, अभी 2021 की बात है। चलिए बताइए उसमें कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया था? 7 को।
और उसमें टॉप पे थी वॉलमार्ट। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा कोपेनहेगन। तो अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की यानी कि सेफिएस्ट सिटी की लिस्ट जारी की है, जिसमें टॉप पर है डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, सेकंड पे टोरंटो है और थर्ड नंबर पे सिंगापुर सिटी है। भारत में बात करेंगे तो दिल्ली 48 नंबर पे है और मुंबई 50 नंबर पर है। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है और आपको पता है अभी दुनिया में सबसे ऊंचा रेत महल सैंड कैसल ये यहीं पे बनाया गया था। और डेनमार्क एक नया आइलैंड भी बना रहा है जिसका नाम लैनेट होम होगा। 2070 तक बनके ये तैयार होगा। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मेट्टे फ्रेडरिक्सन और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको जारी किया इंडेक्स को। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लंदन में। फिर बताइए, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो इस इंडेक्स के अनुसार भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे आकर्षक विनिर्माण गंतव्य यानी कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। और इस इंडेक्स को जारी किसने किया? रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुशमैन और वेकफील्ड ने। टॉप पे चाइना है, सेकंड पे भारत आ गया, तीसरे पे यूएसए चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि विनिर्माता जो हैं यानी कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अमेरिका और एशिया पैसिफिक क्षेत्र की तुलना में भारत में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अच्छा, कुछ इंडेक्सेस का हम रिवीजन करते हैं, जैसे कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, उसमें भारत 131 नंबर पे रहा था, टॉप पे नॉर्वे था। उस इंडेक्स को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया था, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। अभी वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया था, उसमें भारत 63 नंबर पे था, टॉप पे न्यूजीलैंड था। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया, उसमें भारत पहली बार टॉप 50 में रहा था, यानी कि 48 नंबर पे, टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करेंगे तो भारत 140वें स्थान पे था, टॉप पे आइसलैंड रहा था। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करोगे 139 नंबर पे है भारत, टॉप पे फिनलैंड रहा। और एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो याद रखना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। और इसकी मुद्रा क्या होती है? आईएमएफ की एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो भारत अक्टूबर 2020 में हैदराबाद में दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस की मेजबानी करेगा। इसकी थीम क्या रहेगी? टुवर्ड्स जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। ये इसकी दूसरी बैठक है, पहली बैठक इसकी 2018 में चाइना में हुई थी। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा विद्या बालन ने। तो अब इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2021 में विद्या बालन को शेरनी मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। इसके अलावा कुछ और भी अवार्ड दिए गए, जैसे कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला सोरारई पोटरू को। बेस्ट एक्टर सूर्या शिव कुमार चुने गए सोरारई पोटरू के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस हमने देख लिया, विद्या बालन रही शेरनी मूवी के लिए। इनके अलावा निमिषा सजियन को भी चुना गया द ग्रेट इंडियन किचन के लिए। बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बसु रहे लूडो मूवी के लिए। और बेस्ट सीरीज में मिर्जापुर सीरीज 2 को चुना गया। और बेस्ट एक्टर इन सीरीज में मनोज बाजपेयी चुने गए द फैमिली मैन 2 के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस इन सीरीज में सामंता अक्कीनेनी चुनी गई द फैमिली मैन 2 के लिए, जिसमें आपके लिए विद्या बालन का नाम सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। विद्या बालन अभी न्यूज में भी थी। क्यों? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम इनके नाम पे रखा गया था। देखो, इसी तरह से मैं आपको कुछ और भी रिवाइज करा दूं। अभी आपको याद होगा 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स आए थे, उसमें बेस्ट हिंदी फिल्म रही थी छिछोरे। बेस्ट एक्टर चुने गए थे मनोज बाजपेयी भोसले मूवी के लिए और धनुष को असुरन मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत को चुना गया था पंगा मूवी और मणिकर्णिका मूवी के लिए। उसी तरह से इस बार कौन से नंबर के ऑस्कर दिए गए? 93rd नंबर के। और ऑस्कर की बात है तो 4 कैटेगरी याद रख लो, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। तो बेस्ट फिल्म रही नोमैडलैंड। बेस्ट एक्टर एंथोनी हॉपकिंस द फादर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट नोमैडलैंड मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर क्लोए झाओ नोमैडलैंड मूवी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये याद रखना। फिर बताइए, अभी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह का निधन हो गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। वैसे कल्याण सिंह ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और राजस्थान के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं और अभी इनका निधन हो गया।
अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है, किसी भी राज्य में रही पहली मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो सुचिता कृपलानी किस राज्य में रही थी? उत्तर प्रदेश में ही। और पहली महिला गवर्नर, ये भी उत्तर प्रदेश में ही थी, उनका नाम है सरोजिनी नायडू। तो ये नाम भी याद रखना। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य की दो मिठाई है सरभजा और सुरपुरिया, इसको जीआई टैग दिया जाएगा? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो आपको पता है पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले को जीआई टैग मिल चुका है, और अब पश्चिम बंगाल की सरभजा और सरपुरिया मिठाई को जल्दी जीआई टैग दिया जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं पहला जीआई टैग किसको मिला था, तो ये दार्जिलिंग टी को मिला था, जो कि पश्चिम बंगाल का ही प्रोडक्ट है। 2004-5 में मिला था इसको जीआई टैग। जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये एक प्रकार का लेबल होता है जिससे किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान मिलती है। और जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को दिया गया तो कितने समय के लिए ये वैलिड रहेगा? तो 10 सालों के लिए। और पूछा जाए कि पेटेंट कितने सालों के लिए होता है, तो वो होता है 20 सालों के लिए। 20 सालों के बाद फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। और देखो, जीआई टैग की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको याद दिला दूं। कम से कम 2021 में जिन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था वो आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि जम्मू कश्मीर का आपको याद होगा, 2 प्रोडक्ट याद रख लो, गुच्छी मशरूम और कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला था। बिहार से मधुबनी पेंटिंग काफी एग्जाम में पूछी जाती है। एक कतरनी चावल हो गए, एक शाही लीची हो गया, ये बिहार के प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग मिला है। गोरखपुर का टेराकोटा को भी अभी मिला था। एक तमिलनाडु से आप क्या याद रख सकते हो? डिंडीगुल के ताले याद रखो, कंडांगी साड़ियां याद रखो, इरोड़ की हल्दी याद रखो, पंचमीर्थम प्रसाद हो गया, अरंबवूर वुड नक्काशी हो गया, और तंजावुर नेति वर्क्स को जीआई टैग मिला था। ये तमिलनाडु के प्रोडक्ट है। उड़ीसा की कंदमाल हल्दी को जीआई टैग मिला था, पिछले साल की बात है। अभी मणिपुर के काले चावल को भी जीआई टैग मिला था, जिसे चक हाउ बोला जाता है। गोवा से याद रखो, हरमल मिर्च हो गया, इसी तरह से खोला मिर्च हो गया, ये भी गोवा की है। मोयरा केला हो गया, और एक खाजे, एक स्वीट डिश होती है खाजे, उसको भी जीआई टैग मिला था गोवा से। तेलंगाना का तेलिया रुमाल हो गया, कर्नाटक की सिरसी सुपारी हो गया, और कुर्ग अरेबिका कॉफी हो गई, ये भी कर्नाटक की है जिनको जीआई टैग मिला। केरल से तिरूर सुपारी हो गया, ध्यान से सुनना, केरल की तो है तिरूर सुपारी, कर्नाटक की है सिरसी सुपारी। और केरल से क्या याद रखोगे? मयूर गुड़ हो गया, वायनाड रोबस्टा कॉफी हो गया, असम की तेजपुर लीची याद रख लो, और मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा याद रख लो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, इनको ध्यान रखना। तो बताइए, भारत के इस वर्ष तक 100 और भूकंप वेधशालाओं को जोड़ देगा? तो आंसर होगा 2026 तक। तो अभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो है जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि भारत 2026 तक 100 और भूकंप वेधशालाओं को स्थापित करेगा। भूकंप से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखो। अभी बताओ, चलो आप ही बताओ, अभी भूकंप के लिए एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? उत्तराखंड। और इस एप्लीकेशन को बनाया आईआईटी रुड़की ने। वैसे 2026 में और क्या होने वाला है? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होगी 2026 में। कहां पे? भारत में। और 2025 में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य है हमारा। और लद्दाख 2025 लक्ष्य रखा है अपने आप को जैविक प्रदेश बनाने का, और उसके लिए उसने भारत के पहले ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम के साथ समझौता किया है। और मलेरिया को खत्म करने का टारगेट हमारा 2030 है। 2030 में आपको याद होगा, रेलवे ने कहा है कि वो ग्रीन एनर्जी पे चलने लगेगा पूरी तरह से, और रेलवे का लक्ष्य है 2023 तक अपने आप को इलेक्ट्रिफाइड करना। और 2023 में ही G20 समिट को होस्ट करेगा भारत, और 2023 में ही आईसीसी वर्ल्ड कप भी होंगे, भारत में ही होंगे। वैसे आपको बता दूं, अभी भारत फ्री नहीं बैठा है। 2021 में भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता है, और 2021 में ही श्रीलंका के पास बिम्स्टेक की अध्यक्षता है। 2021 में G7 की अध्यक्षता यूके के पास है, और इसकी समिट हुई थी, उसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर। आसियान की अध्यक्षता 2021 में किसके पास है? ब्रुनेई के पास में इसकी समिट हुई। बंदर सेरी बागबान इसकी कैपिटल है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक कहां पे होगी? ताजिकिस्तान के दुशानबे में होगी, 2021 में बात कर रहे हैं। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करेंगे तो ये कतर दोहा में होने वाला है। और महिला एशिया कप 2022 में होगा, भारत में होगा। भारत में भी कहां पे? महाराष्ट्र और पुणे में होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताया, इनको भी ध्यान रखना। फिर बताइए, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का विलय किसमें कर दिया जाएगा? तो आंसर होगा भारतीय शतरंज संघ। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन और चेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि वो देश में खेल का संचालन करने के लिए एक होकर काम करेंगे। देखो, चेस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। पहले तो जो चेस बोर्ड होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे कॉलम होते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर कॉलम, वो कितने होते हैं? 64 होते हैं।
और ये प्रश्न एग्जाम में आया था अभी कि चेस बोर्ड में टोटल कितने स्क्वायर होते हैं, तो 204 होते हैं। चेस डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। और अभी हमारे 69th नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए कौन, हर्षित राजा, ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। वैसे सबसे युवा, दुनिया में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, अभिमन्यु मिश्रा है। और भारत में बात करेंगे, ये अभिमन्यु मिश्रा भारतीय अमेरिकी है, लेकिन भारत में पर्टिकुलर बात करेंगे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो डी गुकेश है, जो कि दुनिया में तीसरे सबसे युवा है। हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम विश्वनाथ आनंद है। आपको याद होगा 1991-92 में सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला था। वैसे तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे कर दिया गया है। और इस पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि होती है वो पहले 7.5 लाख रुपए दी जाती थी, अभी उसे बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया, ये भी ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो एस विजयलक्ष्मी आंसर करना। और एक और प्रश्न है करंट अफेयर्स का कि भारत में चेस एकेडमी ये कहां पे स्थापित की जाएगी, तो आंसर होगा उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर। और वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। फिडे का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। अभी आपको याद होगा फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीता किसने, जॉन डूडा ने। चलो बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके जॉन डूडा ये किस देश के चेस प्लेयर है। और एक और प्रश्न याद रखना, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया था कोनेरू हम्पी को। और ये प्रश्न इनके नाम से एक बार एग्जाम में आया था कि कोनेरू हम्पी का नाम दे दिया और पूछा इनका संबंध किस खेल से है, तो ये एक चेस प्लेयर है, ये भी याद रखना। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने श्रीनगर के डल झील में हाउस बोट पर एटीएम खोला है, तो आंसर होगा एसबीआई ने। तो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए श्रीनगर के डल झील में एक हाउस बोट पर एक एटीएम खोला है। और आपको बता दूं ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, एक्चुअली में सबसे पहले एसबीआई ने 2004 में केरल में पहला फ्लोटिंग एटीएम लॉन्च किया था। और वैसे आपको बता दूं इस डल झील में शिकारा एक तरह की नाव होती है, इस पर आपको सब्जी मार्केट मिल जाएगा, तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और अब एटीएम भी आ गया है। और तैरते हुए से एक प्रश्न बनता है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है और कहां पर है, किस झील पर है, तो ये है काबुल लांजाओ नेशनल पार्क, लोकटक झील पे आपको मिलेगा, ये मणिपुर में। देखो एसबीआई की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और दिनेश कुमार खरा यहाँ के चेयरमैन है। अभी इसने सिम बाइंडिंग फीचर भी लॉन्च किया था एसबीआई ने। और एसबीआई ने अभी हेल्थ सेक्टर को मदद देने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन को भी लॉन्च किया था। बाकी इंडियन बैंक, अभी इसके नए एमडी सीईओ शांतिलाल जैन बने। एचडीएफसी की बात करेंगे तो स्टार्टअप उन्नति पहल शुरू की थी इसने, दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना भी शुरू की थी। फेडरल बैंक की बात करेंगे तो फेडी नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंस लॉन्च किया था फेडरल बैंक ने, ये भी ध्यान रखना। तो फिर बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट ब्लॉक्ड अकाउंट को शुरू किया है, तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक जर्मनी ने। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक जर्मनी ने जर्मनी में पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए डिजिटल और इंस्टेंट ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू करने की घोषणा की है। तो ये ब्लॉक्ड अकाउंट एक स्पेशल टाइप का अकाउंट है जिसमें छात्रों को बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए एक मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट खाते में रखना होगा। और जर्मनी में स्टूडेंट वीजा पाने के लिए ये खाता अनिवार्य है। बाकी एसबीआई की बात करेंगे तो एसबीआई ने श्रीनगर के डल झील में एक हाउस बोट पर एटीएम खोला था। अभी इंडियन बैंक की बात करेंगे तो इसके एमडी सीईओ बने थे शांतिलाल जैन। फेडरल बैंक ने अभी फेडी नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया था। बाकी देखो आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ भी न्यूज में थे, फिर से रीअपॉइंट किया गया इनको। इनका नाम है संदीप बख्शी, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। और आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या होती है वैसे, हम है ना ख्याल आपका। अभी बताइए अभी हाल ही में किस राज्य में ओणम फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो आंसर होगा केरल में। तो ओणम ये केरल का सबसे प्रतिष्ठित फेस्टिवल है जो हर साल दुनिया भर में मलयाली समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। और इस साल ये 12 अगस्त को शुरू हुआ था जो कि 23 अगस्त तक चला। तो याद रखना कहां पे मनाया जाता है, केरल में। अच्छा बताइए अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहां पे किया गया है, तो आंसर होगा रशिया में। तो इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2021 का आयोजन ये रशिया के कैपिटल मॉस्को में किया गया। एक तरह की प्रदर्शनी है ये, और इस प्रदर्शनी में भारत ने अपने तेजस विमान और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का भी प्रदर्शन किया। देखो तेजस विमान की बात करेंगे, तेजस क्या है, एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान है। इसे किसने बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। और तेजस से आपको याद होगा एक नाम मानस बिहारी, इनका निधन हो गया अभी।
तेजस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। और वैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? बेंगलुरु में। और भारत का पहला स्वदेशी सिविल वायुयान भी इसने बनाया है, जिसको नाम दिया है हिंदुस्तान 228। रशिया से आपको याद होगा इंदिरा नाम की एक्सरसाइज अभी अगस्त के स्टार्टिंग में हमने रशिया के साथ की थी, रशिया के वोल्गोग्राद में। और इंटरनेशनल आर्मी गेम्स या इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स आप बोल दीजिए, ये अभी 22 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक किए गए थे। कहाँ पे? रशिया में। ये भी ध्यान रखना आप। फिर बताइए, हाल ही में सरकार ने किस नाम से एक भूस्थानिक नियोजन पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा युक्त धारा। तो युक्त धारा पोर्टल इसे लॉन्च किया हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, ग्रामीण विकास मंत्री हैं ये। और इस पोर्टल को इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर के बनाया है। तो ये जो पोर्टल है ये ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य को पूरा करने में मदद करेगा और खेती बाड़ी से लेकर कृषि विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा। तो याद रखना, ये एक रिमोट सेंसिंग पोर्टल है जिससे मनरेगा की संपत्तियों को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। और आपको बता दूं, इसी तरह का काम करने के लिए पहले से मौजूद है हमारे पास एक रिमोट सेंसिंग पोर्टल जिसको कहते हैं भुवन, वो भी यही काम करता है। तो भुवन जो है ये मनरेगा से जुड़े आंकड़े, उनके डेटा को जुटाता है, जिसके आधार पर राज्यों में मनरेगा के काम शुरू किए जाते हैं। देखो, पोर्टल से आपको याद होगा सुपेस पोर्टल, अभी एग्जाम में भी आया था और कई बार हमने पढ़ा है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया था, उसी का नाम रखा था सुपेस। सेज पोर्टल सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था बुजुर्गों की सहायता के लिए, और बुजुर्गों के लिए एल्डर लाइन प्रोजेक्ट भी है, ये भी ध्यान रखना।